जी नमस्कार, रूट स्टडी एक्यू में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोटीन संरचना, कार्य और उसका वर्गीकरण। ठीक है, क्योंकि हम एफएसओ के कंप्लीट क्लासेस चला रहे हैं, ठीक है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोटीन संरचना, कार्य और वर्गीकरण। इसके पहले हमने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वीडियो को जाकर देख लीजिए ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ सके। देखते हैं, प्रोटीन जीवित प्रणाली के सबसे अधिक प्रचुर जैविक अणु होते हैं। ये कोशिका के हर हिस्से में होते हैं और कोशिकीय शुष्क वजन का लगभग 50% हिस्सा बनाते हैं। प्रोटीन जीवन की संरचना और कार्य की मौलिक आधार बनाते हैं। प्रोटीन उच्च आणविक वजन वाले नाइट्रोजन युक्त जैविक यौगिक होते हैं जो जीवित प्राणियों में महत्वपूर्ण या प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये 20 मानक अल्फा अमीनो अम्लों से बने होते हैं। 20 मानक अल्फा अमीनो अम्लों से बने होते हैं। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो प्रोटीन शब्द ग्रीक शब्द प्रोटियोस से लिया गया है, जिसका अर्थ यह है कि पहली जगह पकड़ना। ठीक है, बर्जेलियस स्वीडिश रसायनज्ञ थे, ने जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक यौगिकों के समूह को प्रोटीन नाम दिया। किसने? तो भाई साहब स्वीडिश के रसायनज्ञ थे बर्जेलियस ने। मुल्डर, जो कि एक डच रासायनिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1838 में प्रोटीन शब्द का उपयोग जानवरों और पौधों में पाए जाने वाले उच्च आणविक वजन वाले नाइट्रोजन समृद्ध और सबसे प्रचुर पदार्थों के लिए किया। प्रोटीन का तत्वीय संयोजन, जिसमें कार्बन होता है 50 से 55%, हाइड्रोजन होता है 6 से 7.3%, ऑक्सीजन होता है 19 से 24%, नाइट्रोजन होता है 13 से 19% और सल्फर होता है 0 से 4%। इसके अलावा प्रोटीनों में अन्य तत्व भी हो सकते हैं, जैसे कि पी, लोहा, तांबा, आयोडीन, मैग्नीशियम, जिंक आदि। ठीक है, उसके बाद आता है तांबा, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक आदि। प्रोटीनों का नाइट्रोजन सामग्री, जो कि प्रोटीन का एक आवश्यक घटक है, औसतन 16% होती है। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन का मूल्यांकन अधिकतर कौन सी विधि? तो क्ले हल्डल विधि, ठीक है, कजेले हल्डल विधि द्वारा जैविक द्रव्यों और खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन सबसे विविध और संभवतः कोशिका कार्यों का सबसे बड़ा भाग निभाते हैं या बनाते हैं। कुछ प्रमुख कार्यों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम, जैव उत्परण यानी कि बायो कैटालिसिस के रूप में लगभग सभी जैविक प्रतिक्रियाएं एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होती हैं। ये सबस्ट्रेट के प्रति विशिष्ट होते हैं और हल्के जैविक परिस्थितियों में बहुत उच्च दरों पर प्रतिक्रियाएं करते हैं। अब तक कई हजार एंजाइमों की पहचान की जा चुकी है। सेकंड कार्य की बात करें तो झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन। झिल्ली में लिपोप्रोटीन होता है, जो और कुछ प्रोटीन झिल्ली का अभिन्न हिस्सा होते हैं। झिल्ली पर पाए जाने वाले रिसेप्टर्स भी प्रोटीन की प्रकृति के होते हैं। अगला आता है परिवहन और भंडारण, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज प्रोटीन्स। छोटे अणु अक्सर शारीरिक परिवेश में प्रोटीनों द्वारा परिवर्तित होते हैं। उदाहरण के लिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगला आता है मांसपेशियां यानी कि मसल्स। मांसपेशियां प्रोटीनों से मिलकर बनी होती हैं और उनकी संकुचन क्रिया एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन द्वारा होती है। यांत्रिक समर्थन, त्वचा और हड्डियां प्रोटीन कोलेजन द्वारा सुदृढ़ होती हैं। एंटीबॉडी, प्रतिरक्षा प्रणाली के एंटीबॉडी भी प्रोटीन संरचनाएं होती है। प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीनों का उनके कार्य, रासायनिक प्रकृति, घुलनशीलता, गुण और पोषणात्मक महत्व के आधार पर विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। नीचे इन वर्गीकरणों का विवरण दिया गया है। कार्यात्मक आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीनों को उनके द्वारा जीवों में किए जाने वाले कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। प्रमुख प्रकार जिसमें होता है संरचनात्मक प्रोटीन। ये कोशिकाओं और उनके ऊतकों को संरचनात्मक समर्थन प्रदान करता है। उदाहरण होता है केरोटीन, जो कि बाल और नाखूनों में, और जबकि कोलेजन प्रोटीन हड्डियों में पाया जाता है। ठीक है, कार्यात्मक आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण किया है, जिसमें सबसे पहले होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन यानी कि संरचनात्मक प्रोटीन। ये कोशिका और ऊतकों को संरचनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं। उदाहरण होता है कैरोटीन, जो कि बालों और नाखूनों में पाया जाता है, जबकि कोलेजन हड्डियों में पाया जाने वाला प्रोटीन है। अब हम देख लेते हैं एंजाइम उत्प्रेरक प्रोटीन। ये प्रोटीन जैविक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। उदाहरण के तौर पर होता है हेक्सोकिनेज और पेप्सिन। थर्ड होता है परिवहन प्रोटीन। ये प्रोटीन रक्त प्रवाह में गैसों और पोषक तत्व जैसे पदार्थों को ले जाते हैं। उदाहरण होता है हीमोग्लोबिन और सीरम एल्ब्यूमिन। हार्मोनल प्रोटीन क्या होता है? ये संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं और शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं।
हार्मोनल प्रोटीन के अंतर्गत आता है इंसुलिन और वृद्धि हार्मोन्स। पांचवा होता है संवहनी प्रोटीन, ये मांसपेशियों के संकुचन और गति में शामिल होते हैं। उदाहरण होता है एक्टिन और मायोसिन। भंडारण प्रोटीन, ये पोषक तत्वों और अन्य अणुओं के बाद में उपयोग के लिए संग्रहित करते हैं। उदाहरण होता है ओबल्यूमिन, यानी कि अंडे का सफेद भाग होता है ओबल्यूबिन। और ग्लूटेन, यानी कि गेहूं में होता है अनुवांशिक प्रोटीन, ये प्रोटीन अनुवांशिक जानकारी के भंडारण और संचारण में शामिल होते हैं। उदाहरण क्या होता है न्यूक्लियो प्रोटीन। रक्षा प्रोटीन के रूप में कौन होता है, तो ये प्रोटीन शरीर को हानिकारक तत्वों जैसे कि रोगजनकों और विषाणुओं से बचाते हैं। उदाहरण सांप के विष होते हैं और इम्यूनोग्लोबिन होता है एंटीबॉडीज। रिसेप्टर प्रोटीन, ये प्रोटीन हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर वायरस की कोशिकाओं से जोड़ने में शामिल होते हैं। उदाहरण होता है हार्मोनल और वायरल रिसेप्टर्स। अब देख लेते हैं रासायनिक प्रकृति और घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। ये प्रोटीन वर्गीकरण संरचनात्मक, संगठन और घुलनशीलता गुणों के आधार पर किया जाता है। तीन समूह प्रमुख होते हैं, ठीक है, जिसमें होता है सबसे पहले होता है सरल प्रोटीन, फिर आता है संयुग्मित प्रोटीन, फिर आता है व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल अवशेषों से बने होते हैं। उदाहरण होता है एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। संयुग्मित प्रोटीन में प्रोटीन अमीनो अम्लों के अलावा एक गैर प्रोटीन घटक, जिसे प्रोस्थेटिक और संयुग्मित समूह कहा जाता है, शामिल करते हैं। उदाहरण होता है हीमोग्लोबिन, इसमें हीम होता है, और ग्लाइकोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन और ग्लाइकोप्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होते हैं, तो ये सरल और संयुग्मित प्रोटीनों के विकृत या अपघटित उत्पाद होते हैं। ये आमतौर पर हाइड्रोलिसिस या डी नेचुरेशन जैसी प्रक्रियाओं से बनते हैं। उदाहरण होता है व्युत्पन्न प्रोटीन का पेप्टोन और मेटाप्रोटीन। उपरोक्त तीन श्रेणियों आगे विभिन्न समूह में विभाजित होती हैं। प्रोटीन वर्गीकरण का सारांश नीचे दिया गया है। प्रोटीन्स में तीन प्रकार के आते हैं, एक होता है सिंपल प्रोटीन, एक होता है कॉन्जुगेटेड और एक होता है डिराइव्ड। आपने जैसे पहले भी पढ़ा, यानी कि सरल प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन और होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। सिंपल में ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं और स्क्लेरो प्रोटीन्स होते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स में आते हैं एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, ठीक है, ग्लूटोलिन्स, प्रोलेमाइन्स होता है, हिस्टोन्स होता है, ग्लोबिन्स होता है, प्रोटोमाइन्स होता है और लेक्टिन्स होता है। सिंपल यानी कि स्क्लेरो प्रोटीन्स में आता है सोलोजेंस होता है, इलेस्टिन्स होता है और कैरेटीन्स होता है, ठीक है, जो कि नाखून और बाल में पाया जाता है वो होता है कैरेटीन। कंजुगेटेड के अंतर्गत आता है न्यूक्लियोप्रोटीन्स होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है, म्यूकोप्रोटीन्स होता है, लिपोप्रोटीन्स होता है, फास्फोप्रोटीन्स होता है, क्रोमोप्रोटीन्स होता है और मेटा या मेटलोप्रोटीन्स होता है। डिराइव्ड के अंतर्गत प्राइमरी यानी कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटेन्स होते हैं और मेटा प्रोटीन्स होते हैं। सेकेंडरी के अंतर्गत प्रोटीट्योज होता है, पेप्टोन्स होता है, पॉलीपेप्टाइड्स होता है और पेप्टाइड्स होता है, ठीक है। सरल प्रोटीन के अंतर्गत पहला होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये प्रोटीन गोल और अंडाकार आकार के होते हैं, पानी या अन्य विलायक में घुलनशील होते हैं और पचने के योग्य होते हैं। एल्ब्यूमिन पानी में घोलित नमक समाधानों में घुलनशील, गर्मी से जले हुए। उदाहरण होता है सीरम एल्ब्यूमिन, अंडे का ओब्ल्यूबिमिन, दूध में होता है लेक्ट एल्ब्यूमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन। ग्लोब्यूलिन होता है न्यूट्रल या घोलित नमक समाधानों में घुलनशील। उदाहरण होता है सीरम ग्लोब्यूलिन, अंडे की योलक में विटेलिन। ग्लूटेन का क्या होता है, ग्लूटेलिन, घोलित अम्लों और क्षारों में घुलनशील, मुख्य रूप से पौधों में पाई जाती है। उदाहरण होता है गेहूं में ग्लूटेलिन, चावल में ओरिजिन। प्रोलेमिन का क्या होता है, प्रोलेमिन प्रोटीन 70% शराब में घुलनशील होती है। उदाहरण होता है गेहूं में ग्लियाडिन, मक्का में जेडन। हिस्टोन का मजबूत बुनियादी प्रोटीन, पानी में और घुलित अम्लों में घुलनशील, लेकिन घुलित अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अघुलनशील। उदाहरण होता है थाइमस हिस्टोन। ग्लोबिन की बात करें तो हिस्टोन के समान, लेकिन ये बुनियादी प्रोटीन नहीं होते और अमोनियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अवक्षेपित नहीं होते। प्रोटामीन क्या होता है, तो मजबूत बुनियादी हिस्टोन से छोटे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील, ये न्यूक्लिक अम्लों के साथ जुड़े होते हैं। लेक्टिन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, जो कोशिका प्रोटीन इंटरेक्शंस में शामिल होते हैं और ऊतकों और अंगों की संरचना बनाए रखते हैं। लेब में कार्बोहाइड्रेट शुद्धिकरण के लिए उपयोगी। उदाहरण होता है कंकान वलिन।
सेकंड होता है रेशेई प्रोटीन यानी कि फाइब्रियस प्रोटीन। ये रेशे होते हैं जो पानी में अघुलनशील या अघुलनशील होते हैं और पाचन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। एल्ब्यूमिनाइड या स्क्लेरोप्रोटीन प्रमुख होते हैं। कोलेजन देख लेते हैं, कोलाजेन संयोजी ऊतक प्रोटीन जिसमें ट्राइफेप्टोफेन नहीं होता है। जब इसे पानी में घुलित अम्लों के साथ उबाला जाता है तब यह जिलेटिन उत्पन्न करता है जो घुलनशील और पचने योग्य होता है। इलास्टिन इलास्टिक ऊतकों में पाया जाता है जैसे टेंडेंस और धमनियाँ। केरोटीन क्या होता है तो बाहरी कंकाल संरचनाओं में पाया जाता है जैसे बाल, नाखून, सींग। मानव बाल में केरोटीन 14% तक सिस्टीन होता है। थर्ड होता है संयुग्मित प्रोटीन जिसमें न्यूक्लियो प्रोटीन, इसमें न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए होता है जो कि प्रोस्थेटिक समूह के रूप में पाया जाता है। उदाहरण होता है न्यूक्लियोहिस्टोन और न्यूक्लियोप्रोटमीन। ग्लाइकोप्रोटीन इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोस्थेटिक समूह होता है जो आमतौर पर प्रोटीन सामग्री का 4% से कम होता है। जब कार्बोहाइड्रेट सामग्री 4% से अधिक हो तो इसे म्यूकोप्रोटीन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण लार में म्यूसिन, अंडे के सफेद भाग में ओक्यूमेटेड। लिपोप्रोटीन ए प्रोटीन लिपिड्स के साथ प्रोटिस्टिक समूह के रूप में जुड़े होते हैं। उदाहरण होता है सीरम लिपोप्रोटीन। फास्फोप्रोटीन इनमें फास्फोरिक अम्ल प्रोटिस्टिक समूह के रूप में पाया जाता है। उदाहरण दूध में केसिन, अंडे में योलक और में विटेलिन। क्रोमोप्रोटीन इनमें रंगहीन प्रोस्थेटिक समूह होता है। उदाहरण होता है हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम। मेटेलोप्रोटीन क्या होता है इनमें धातु आयन जैसे आयरन, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, मैग्नीज होते हैं। उदाहरण होता है सीरू लोप्लास्मीन जिसमें सीयू कार्बोनिक एनहाइड्रेज जिसमें जिंक। ठीक है। व्युत्पन्न प्रोटीन यानी कि डिराइव्ड प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन प्रोटीन के डीनेचुरेशन या हाइड्रोलिसिस से उत्पन्न होते हैं। इन्हें प्राथमिक या द्वितीयक उत्पन्न प्रोटीनों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक में होता है कोगुलेटेड प्रोटीन। डीनेचुरेटेड प्रोटीन होते हैं जो गर्मी, अम्ल, क्षारों के कारण होते हैं। उदाहरण पके हुए प्रोटीन, अंडे के सफेद भाग से कोगुलेटेड अल्बुमिन निकलता है। प्रोटीन ए प्रोटीन हाइड्रोलिसिस के पहले उत्पाद होते हैं जो एंजाइम घुलित अम्लों क्षारों द्वारा उत्पन्न होते हैं और पानी में अघुलनशील होते हैं। उदाहरण फाइब्रिन जो फाइब्रिनोजेन से आता है। मेटा प्रोटीन क्या होता है तो ये दूसरे चरण के हाइड्रोलिसिस उत्पाद होते हैं जो मजबूत अम्लों या क्षारों के उपचार से उत्पन्न होते हैं। उदाहरण अम्ल और क्षार मेटा प्रोटीन। द्वितीय उत्पन्न प्रोटीन क्या होते हैं तो प्रोटीन टूटने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। प्रगतिशील हाइड्रोलिटिक उत्पाद होते हैं जिनमें प्रोटीजेज, पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टाइड्स शामिल हैं। प्रोटीन का पोषण वर्गीकरण तो प्रोटीन का पोषण मूल्य उनके आवश्यक अमीनो एसिड्स की संरचना द्वारा निर्धारित होता है। पोषण दृष्टिकोण से प्रोटीन को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। पूर्ण प्रोटीन, आंशिक रूप से प्रोटीन या अपूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। पूर्ण प्रोटीन्स में इनमें सभी 10 आवश्यक अमीनो एसिड्स होते हैं जो मानव वृद्धि के लिए आवश्यक अनुपात में होते हैं। उदाहरण अंडे का अल्बुमिन और दूध का कैसिन प्रोटीन। पूछा जाता है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो कैसीन प्रोटीन, अल्बे में एल्ब्यूमिन। ठीक है। अंडे में आंशिक रूप से अपूर्ण प्रोटीन तो इनमें एक या अधिक आवश्यक अमीनो एसिड्स की कमी होती है लेकिन ये माध्यम वृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं। उदाहरण गेहूं और चावल के प्रोटीन जो लाइसिन और में सीमित होते हैं। अपूर्ण प्रोटीन इनमें एक या अधिक आवश्यक अमीनो एसिड्स की कमी होती है और ये वृद्धि का समर्थन नहीं कर सकते। उदाहरण जिलेटिन और जेडन। ठीक है। प्रोटीन की संरचनाएं यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन लाडी अमीनो एसिड्स से बने पॉलीमर होते हैं। उनकी संरचना जटिल होती है। इसे 4 स्तरों पर बांटा जा सकता है। प्राथमिक संरचना या अमीनो एसिड्स को रैखिक अनुक्रम संदर्भित करता है जो प्रोटीन की रीढ़ बनाते हैं जिन्हें पॉलीपेप्टाइड्स भी कहा जाता है। द्वितीयक संरचना है प्रोटीन की स्थानीय या स्थानिक व्यवस्था को वर्णित करता है जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के मोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं जिससे संरचनाएं जैसे अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लिथेड सीट्स बनाती हैं। प्रोटीन शब्द सामान्यतः एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को संदर्भित करता है जिसमें 50 से अधिक अमीनो एसिड्स होते हैं। हालांकि हाल में कुछ वर्षों में वैज्ञानिक ने पॉलीपेप्टाइड शब्द का उपयोग कुछ सौ अमीनो एसिड्स की अनुक्रमों के लिए करते हैं जबकि प्रोटीन शब्द का उपयोग पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के संयोजन के लिए करते हैं जो चतुर्थक संरचना में होते हैं। तृतीयक संरचना क्या होती है तो यह एक कार्यात्मक प्रोटीन का 3 आयामी आकार होता है जो द्वितीयक संरचना के आगे मोड़ने और इंटरेक्शंस के कारण बनता है। चतुर्थक प्रोटीन संरचना कुछ प्रोटीन 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बने होते हैं
जिन्हें सब यूनिट्स कहा जाता है। इन सब यूनिट्स की स्थानिक व्यवस्था को चतुर्थक संरचना कहा जाता है। इसे समझने के लिए प्रोटीन संरचनात्मक पदानुक्रम को एक इमारत के समान माना जा सकता है। अमीनो एसिड्स ईंटों जैसे होते हैं। प्राथमिक संरचना दीवारों की तरह होती है, द्वितीयक संरचना दीवारों में मोड़ों की तरह होती है और तृतीयक संरचना पूरी तरह कार्यात्मक कमरे की तरह होती है। चतुर्थक संरचना एक इमारत की तरह होती है जो कई समान भिन्न कमरों में बनी होती है। प्रोटीन डीनेचुरेशन। प्रोटीन डीनेचुरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रोटीनों की चतुर्थक, तृतीयक, द्वितीयक संरचनाओं का विनाश बाहरी बल या मजबूत रासायनिक पदार्थों जैसे कि अम्ल और क्षार के उपयोग से होता है। प्रोटीन का डीनेचुरेशन कोशिका की गतिविधि को नष्ट कर सकता है क्योंकि अधिकांश जैविक मार्गों को किसी न किसी रूप में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। डीनेचुरेशन के बाद प्रोटीन विभिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं जैसे कि रूपांतरण, परिवर्तन और घुलनशीलता की वृद्धि। आवश्यक अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं और आवश्यक और गैर आवश्यक। तो आवश्यक अमीनो एसिड्स को शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता, इन्हें आहार से प्राप्त करना पड़ता है, आवश्यक कहलाते हैं। इनकी संख्या 9 है। पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं जिनका निर्माण शरीर द्वारा नहीं किया जा सकता है, जिन्हें शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, इन्हें बाहरी आहार से प्राप्त करना पड़ता है। इनकी संख्या 9 होती है। कौन कौन सी? हिस्टिडीन होता है, आइसोलेज्यून होता है, ल्यूसीन होता है, लाइसिन होता है, मिथ्योनिन होता है, फिनाइल एलियलिन होता है, थ्रियोनिन होता है, ट्रिप्टोफेन होता है और वेलिन होता है। गैर आवश्यक अमीनो एसिड्स को शरीर द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है, इन्हें सीधे आहार से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। गैर आवश्यक अमीनो एसिड्स की संख्या 11 होती है। ठीक है, 11। अब हम बात करते हैं कौन कौन से। एलानीन होता है, एस्पेरिजेनिन होता है, एस्पार्टिक एसिड होता है, सिस्टीन होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामाइन होता है, ग्लाइसिन होता है, प्रोलीन होता है, सेरीन होता है, टायरोसिन होता है और आर्जिनिन होता है। एक बार आप रिपीट रिवीजन देख लीजिएगा। अगला टॉपिक आएगा विटामिन की संरचना, कार्य और वर्गीकरण। ठीक है, जिनको हम अगले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।